लोग जहाँ 6 से 10 साल लगा देते अपना सीए फाइनल का ग्रुप क्लियर करने में, वहाँ 1 सेकेंड आप मुझे क्या बोल रहे हो? नहीं, 2 मिनट वापस बोलना कि आपने अपने सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स क्लियर करे 40 डेज के विद इन, वो भी फ्रॉम स्क्रैच। लाइक दाल में कुछ काला नहीं लग रहा है? दाल में कुछ भी काला नहीं है, पूरी दाल साफ है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए परिधि कोठारी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स को क्लियर करा है विद इन 40 डेज। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, मुझे भी विश्वास नहीं होता है, बट जो सच है वो तो मानना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें कैसे हुई, 40 डेज एग्जैक्टली कैसे काउंट हुए? देखो 40 डेज के विद इन लेक्चर्स काउंट नहीं हो रहे हैं। जो मैंने अपने लेक्चर्स देख लिए थे वो बहुत पहले देख लिए थे। यहाँ तक कि मेरे जो लेक्चर्स है ना, वो एग्ज़ाम मेरे अटेम्प्ट जो है उससे ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने पहले ही ख़त्म हो चुके थे। और ऐसा बोला जाता है कि सीए फाइनल की सेल्फ स्टडी के लिए अगर आपको एयर भी लानी हो ना, तो भी 6 मंथ से सफिशियंट रहता है, वरना 4 मंथ्स के विद इन भी आप लाइक सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स को क्रैक कर सकते हो। सेल्फ स्टडी की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम पर लगा कि यार मेरा तो आराम से हो जाएगा, मेरे को तो इतना पहले से मेरे लेक्चर्स खत्म हो गए। मैं जिसको भी बोलती थी वो सब मुझे बोलते थे कि तू तो बढ़िया चिल रह के आराम से 5-6 घंटे रोज पढ़ाई कर, तेरा आराम से हो रहा है। तो मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स्ड मोड में आ गई थी कि मेरे तो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गए और मैं आराम से धीरे धीरे से अपनी पढ़ाई करूँगी। अब उस टाइम ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। वो 6-8 महीने कब कैसे निकल गए ना मुझे मालूम नहीं पड़ा। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी उस टाइम पर। यूट्यूब भी कंटिन्यू कर रही थी मैं, साथ ही में एक ऑनलाइन बिजनेस है उसको भी टाइम दे रही थी अपना। और मैं खुद से अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स्ड थी कि मेरा तो हो जाएगा यार, अपन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक हिट हमारे साथ ये हो गई थी कि हमारी एग्ज़ाम्स, अभी मेरी एग्ज़ाम थी सीए फाइनल की मई 24 में। तो जिसको भी पता हो कि मई 24 की जो एग्ज़ाम्स है ना वो जून 24 में होने वाली थी इलेक्शंस की वजह से। और बहुत पहले से हम सबको पता था कि एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन होनी ही है, पर लास्ट टाइम पर अनाउंसमेंट आया कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हो रही है। और ये वो टाइम था जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं उसके भरोसे बैठी हुई थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2-2.5 महीने में मैं कर लूँगी। और मैं रोज़ सोचती थी कि कल से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, पर अभी तो है ना, अभी 2-2.5 महीने तो है। और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि अब 2-2.5 महीने नहीं है, अब तो सिर्फ 40 डेज बाकी है, आईसीएआई ने मना कर दिया है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं, तब मेरे को लगा कि यार मेरे आँखों मतलब मेरे हाथ में कोई चीज़ और कोई छीन कर ले गया हो, वो वाली मुझे फीलिंग आई एग्जैक्टली। और मुझे लगा सब खत्म हो गया यार, अब कुछ भी नहीं हो सकता। सीए फाइनल 40 डेज में कोई मजाक है क्या? तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। बट वो क्या होता है कि दिल अंदर से मानने को तैयार नहीं था, और प्रैक्टिकली अगर सोचो तो दिमाग ने तो साफ मना कर दिया था कि हो नहीं सकता है। इस बीच में मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना स्टार्ट करा, जो कि मेरी सबसे अच्छी आदत है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती हूँ। तो कोई भी लाइक कैसी भी सिचुएशन हो, हमको करना है तो हम करके रहेंगे। तो मैंने सोचा यार परिधि तो वही परिधि है जिसने सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स, जिसमें 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, वो भी एग्जैक्टली 45 डेज के विद इन ही क्लियर करें। तो सीए फाइनल में भी ट्राई करने में क्या बुराई है, कर सकते हो। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट करा, मैंने बोला चलो लग जाओ भाई। पर अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि यार आप एक ग्रुप भी तो चूज़ कर सकते थे, आपने दोनों ग्रुप्स क्यों दिए? इतने कम टाइम था तो दोनों ग्रुप्स इसलिए दिए क्योंकि दोनों ग्रुप्स के मुझे पता है कि क्या फ़ायदा था। और साथ ही में जो सेकंड ग्रुप था ना, वो तो ऑलरेडी आईबीएस था, तो उसमें हमको ज़्यादा यूँ भी नहीं पढ़ना रहता है। और फिर मुझे पता था कि आईडीटी में भी उतना ज़्यादा टाइम मुझे देना नहीं पड़ेगा। और अगर मैंने दोनों ग्रुप्स दिए ना, तो आईसीआई भी सपोर्ट करता है ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए, और ग्रेस मार्क वगैरह देकर वो क्लियर करवाता है। ये बहुत ऐसी ट्रिक है, मैं आपको इन डिटेल एक वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ ही में मुझे पता था कि अगर दोनों ग्रुप दिए तो उसमें एग्रीगेट का फ़ायदा मिल सकता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में सेकंड ग्रुप के ज़्यादा आ गए, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप कंपैरेटिवली टफ आता है ऑडिट की वजह से हमेशा, तो सेकंड ग्रुप के नंबर जो है ना वो कवर अप हो जाएंगे फर्स्ट ग्रुप के साथ। तो मुझे ऐसा था कि मुझे देना है ना तो दोनों ही ग्रुप्स देना, और मैंने रिस्क ली। मैं साफ बोल रही हूँ कि मैंने रिस्क ली कि अगर मेरे क्लियर होंगे तो दोनों ग्रुप्स हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मैं वापस से अपना अटेम्प्ट जो है वो दे दूंगी। मैंने वो फियर हटाया फेलियर का और पढ़ना स्टार्ट करा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी से पढ़ा, कितना कितना कोर्स मैंने कवर करा, कितने टाइम में करा। तो क्या था, 40 डेज बाकी थे। मैंने सोचा मुझे एग्जैक्टली 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से एएफएम मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था। मतलब इतने टाइम से मैं पूरे टाइम एएफएम लेके बैठती थी। वो एक सब्जेक्ट होता था ना जो हमारा एकदम फेवरेट होता है, सो वो एएफएम था मेरा। तो मैंने बोला मैंने एएफएम थोड़ा सा पढ़ रखा है, मेरे को थोड़ा सा उसको और रिवाइज करना पड़ेगा। आईबीएस मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं, तो प्रैक्टिकली मुझे सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना और 40 डेज मेरे पास है। मैंने इन 40 डेज को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करा, 15 डेज, 15 डेज और 10 डेज के। फर्स्ट 15 डेज में मैंने 2 सब्जेक्ट्स लिए जो कि थे एफआर और एएफएम।
अब मैंने सोचा कि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, जहाँ नॉर्मल मैं 8-10 घंटे पढ़ती हूँ वहाँ मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स है यार। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरा हर चीज़ अपनी लाइफ से हटा दी उस टाइम पर। खाते वक्त पढ़ाई, मतलब हर तरफ में पढ़ाई, पूरे दिन मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रही थी। और मैंने एक भी ऐसा स्टोन अनटर्न्ड नहीं रखा, मैं ये बोल सकती हूँ। 15 डेज के विद इन मैंने एफआर में मॉड्यूल उठाई। एएफएम में अगेन मैंने सिर्फ आईसीआई मेट करी, कोई आरटीपी नहीं, कोई एमटीपी नहीं, कोई दूसरी फैकल्टीज़ के नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी आईसीआई मेट उठाई मैंने। एफआर में मैं बताती हूँ मैंने कितना कोर्स कवर करा। फर्स्ट मॉड्यूल मैंने बहुत अच्छे से कर ली, सेकंड मॉड्यूल मैंने बहुत अच्छे से करी, थर्ड मैंने अच्छे से करी, और थर्ड में आ गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर। मैंने बोला अगर ये चैप्टर मैं कवर करने बैठ गई ना, मेरे 15 दिन तो छोड़ो, मेरे को महीना भर इसी में लग जाएगा, ये इस साइज का चैप्टर दिख रहा है। और साथ ही मैं जैसे ही फोर्थ मॉड्यूल पे मैंने देखा तो मैंने बोला इसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कंसोलिडेशन है, ये चैप्टर्स कभी मैंने पहले ही नहीं करे, इंटर में भी इसका वो ओवरव्यू जो रहता है मैंने तब भी नहीं करा। मैंने बोला अब इन चैप्टर्स को अगर मैं करने बैठ गई तो मेरे 15 दिन में मैं डीमोटिवेट अलग हो जाऊंगी, ये चैप्टर्स भी नहीं होंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैंने एक बहुत ही वाइज डिसीजन लिया खुद के लिए। मैंने बोला बड़े चैप्टर्स छोड़ो, छोटे चैप्टर्स पर ग्रिप बनाना स्टार्ट करो। मैंने मॉड्यूल 4 के जो 2 मेन चैप्टर्स हैं इनको छोड़ा, मॉड्यूल 3 का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है वो छोड़ा, और बाकी जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स थे वो सारे कवर कर लिए। लेकिन ये 3 चैप्टर्स जो बड़े थे ना, यही अगर हम इनका एग्रीगेट मिलाए तो आराम से 30-35 मार्क्स और कभी कभार 40 मार्क्स तक एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ तक कि स्टार्टिंग का जो कंपलसरी क्वेश्चन रहता है वही इसी में से आता है। सो ऑफकोर्स मुझे पता था कि मैं कोई रैंक लाने के लिए नहीं गई हूँ, मुझे तो सिर्फ वो एग्रीगेट के लिए 50 लाने हैं और मैक्सिमम मुझे 40 लाना है। उसमें भी 2 मार्क बार्स थे ना मेरे पास, एक एग्रीगेट का और एक इंडिविजुअल का। मैंने सोच लिया था कि एग्रीगेट मुझे एएफएम और आईबीएस दिला देंगे, मुझे इन दोनों सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन लानी है, जिसके लिए मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हूँ कि आ जाएगी। और बाकी 4 सब्जेक्ट्स में तो मुझे मेरा टारगेट है सिर्फ 40 लाना है। और अगर आप मेरा एग्जैक्टली रिजल्ट देखोगे, जो कि सीए रिजल्ट रिएक्शन वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वही टारगेट था और मेरे वैसा ही स्कोर आ रहा है। मतलब मैंने जैसी स्ट्रेटेजी बनाई थी उसी हिसाब से मेरे मार्क्स हैं और एग्जैक्टली मैंने उसको फॉलो करा था। एफआर में मैंने ये डिसीजन लिया और इस डिसीजन की वजह से मैंने एफआर क्लियर कर लिया। अब एएफएम में क्या होता है कि बाकी सारे चैप्टर्स मैंने मॉड्यूल से कवर करे, मॉड्यूल के अलावा आपको एएफएम में और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो फॉरेक्स चैप्टर है ना, वो अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद फिर बहुत हार्ड टू प्रैक्टिस, कि उसमें भी मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने एक बहुत ही वाइज डिसीजन लिया, मैंने रिविजन लेक्चर्स देखे और मैंने जो मेन क्वेश्चंस रहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस, मतलब उसमें अगर 40-50 क्वेश्चन है मॉड्यूल में अप्रोक्स, तो मैंने उसमें से लिटरली 5 to 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे। और मैंने एक बस बेसिक आइडिया लिया, यानी कि मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकूं। मैंने एएफएम की थ्योरी नहीं करी थी। एएफएम की थ्योरी मैंने कैसे कवर करी, 1.5 डेज जो हमको मिलते हैं एग्जाम्स के पहले, उसमें जो हमारा स्टार्टिंग वाला डे रहता है, आज अगर एग्जाम है तो ऊपर वाला जो पोर्शन बचता है ना, उसमें मैंने थ्योरी के सब्जेक्ट के ये जो अपनी थ्योरी होती है इसके रिविजन लेक्चर देखा। यानी कि मुझे वो हाथों हाथ लर्न रहे, क्योंकि अभी एग्जाम है तो उसका रिविजन ना करना पड़ा। और ऐसे मैं थ्योरी करके गई थी, और थ्योरी में आप मानोगे नहीं, वो 4 घंटे की वीडियो जो मैंने स्पीड पर देखी थी ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे में, उसमें से मैक्सिमम अगर 20 मार्क्स की थ्योरी होगी ना, तो उसमें से 10-12 मार्क्स की थ्योरी आराम से मैंने स्कोर करा उसमें। और एएफएम में मेरे 78 मार्क्स थे। सो एएफएम के लिए मैं बहुत संतुष्ट थी। ऐसे मैंने एएफएम कवर करा। अब बात आती है ऑडिट कैसे करें भाई। ऑडिट और डीटी, ये 2 सब्जेक्ट्स मैंने नेक्स्ट 15 डेज के स्लॉट में उठाए थे। ऑडिट में मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे पर अपनी कमांड बना लूँ या फिर चैप्टर्स पर बना लूँ। अगर मैं ऐसे, और दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है कि ऐसे भी 40-50 मार्क्स के आएंगे और चैप्टर्स भी 40-50 मार्क्स के आएंगे। अगर मैं ऐसे बहुत अच्छे से कर लेती, उस पर कमांड बना लेती, तो मुझे पता था कि ऐसे के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऐसे से कौन सा क्वेश्चन है। सीए फाइनल का ऑडिट आसान नहीं होता है बिल्कुल भी। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे को छोड़ो, अपन तो चैप्टर्स को करते हैं। चैप्टर पर मैंने बहुत अच्छी ग्रिप बनाई, और चैप्टर्स में अभी जो नए चैप्टर्स ऐड हुए न्यू कोर्स के हिसाब से, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और जो भी नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, तो काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को मैंने अपनी बहुत अच्छे से कमांड बनी, और सारे चैप्टर्स मैंने ऑडिट के कर लिए थे। और ऐसे भी जो स्टार्टिंग के होते हैं 200 सीरीज़ वाले, 300 सीरीज़ वाले, वो थोड़े बहुत मैंने करे, पर उस पर इतना अच्छा से ध्यान नहीं दिया। 500-700 वाली सीरीज़ तो मैंने पूरी ही छोड़ दी थी। सो अब ये मानकर चलो, मैंने चैप्टर्स पर अपनी कमांड बनाई, और ऐसे मैंने ऐसे कर लिया कि ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि
सिर्फ चैप्टर्स के बलबूते पे 40 स्कोर करना बहुत टफ हो जाता। तो थोड़ा मैंने ऐसे करे और इस हिसाब से लाइक 60 to 70% पोर्शन कवर कर कर ही मैं एग्ज़ाम्स देने गई और मैंने ऑडिट में भी डिसेंट स्कोर करा उसके बाद। अब बात आती है कि मैंने डीटी में क्या करा। डीटी का कोर्स इतना वास्ट है। डीटी में मैंने बोला कि डीटी में 400 पेजेस की बुक्स है भंवर भोराना सर की, मैंने उसको फॉलो करा, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने बोला मेरे पास 400 पेजेस है और 15 दिन है, 15 दिन में 400 पेज करना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने बोला मैं 300 पेज ही करूँगी, मतलब मैं 75% पोर्शन कवर करके जाऊँगी अपना और मैं 300 पेजेस को ही बहुत अच्छे से करके जाऊँगी, यानी कि मेरे को 75 में से 40-45 तो आसानी से मिल जाए। और एग्जैक्टली मेरे 50 मार्क्स आए थे डीटी में। सो मैंने क्या करा, मैंने असेसमेंट प्रोसीजर्स छोड़ दिया, मैंने जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के लास्ट के कुछ 2-3 थ्योरी वाले चैप्टर्स है वो छोड़ दिए, मैंने टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर छोड़ा और उसके अलावा भी भंवर भोराना सर की बुक में टोटल 44 चैप्टर्स समथिंग है, जिसमें से 3-4 चैप्टर मैंने छोड़े जो कि सबसे बड़े चैप्टर्स थे। बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो 300 पेज में कवर हो गए, मैंने वो अच्छे से कर लिए। मेरा टारगेट रहता था कि मैं रोज़ के 20 पेज करूँ, जिसके हिसाब से 15 दिन 20 पेज मतलब टोटल 300 पेजेस कवर्ड। और क्वेश्चन बैंक में साथ में मैं प्रैक्टिस करती थी, तो पूरी क्वेश्चन बैंक नहीं, थोड़े थोड़े बीच के क्वेश्चंस लाइक रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं उसमें बहुत सारे, तो जो नए टाइप के क्वेश्चंस दिखते थे वो मैं कर लेती थी और आराम से दिन के 6-7 घंटे में डीटी को देती थी, तो मेरा आराम से हो जाता था। अब बात आती है आईडीटी की। आईडीटी को मैंने दिए थे लास्ट के सिर्फ 10 डेज और उसमें मुझे साथ में आईबीएस भी करना था, पर मुझे पता था कि आईबीएस में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 दिन में मैं दिन के 2-2 घंटे भी दूंगी आईबीएस को तो भी आईबीएस आराम से क्रैक हो जाएगा। अब बात आती है आईडीटी की। सो आईडीटी में मैंने बुक खोल के देखी तो मुझे लगा आईडीटी का तो कोर्स ही इतना वास्ट है, अगर मैं इसको अभी करने बैठ गई ना तो ये पूरे जीवन में नहीं होगा मुझसे। मैंने इंटर में भी आईडीटी नहीं करा हुआ था, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि लेना आसान नहीं था उस टाइम पर। मैंने आईडीटी की सिर्फ और सिर्फ चार्ट बुक फॉलो करी, लिटरली। मैंने विशाल सर की लेक्चर्स लिए थे और उन्हीं के मैंने चार्ट बुक से उनकी बुक खोली ही नहीं, लाइक सिर्फ चार्ट बुक्स देखी और उनकी चार्ट बुक मुझे बेहतरीन लगी, लाइक उसके बलबूते में मैं पास हुई हूँ। मैं ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट ये बेस्ट स्ट्रेटेजी थी जो कि मैं उस टाइम के हिसाब से फॉलो कर सकती थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ चार्ट बुक खोली, क्वेश्चन बैंक देखा और मैंने जैसे देखा कि मैं अगर सिर्फ चार्ट बुक अच्छे से कर रही हूँ तो मुझसे क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो रही है। और ये प्रैक्टिस फॉलो करके मैंने 10 डेज के विद इन आईडीटी का भी ऑलमोस्ट 70 to 80% कोर्स कवर कर लिया था। और कस्टम सेक्ट पर मैंने बहुत अच्छे से कमांड बनी, क्योंकि मुझे पता था कि कस्टम सेक्ट जो है ना वो सिंपल रहता है, उसमें से थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आईडीटी में लकीली पेपर जो था इतना ज़्यादा अमेंडमेंट में से आया था और मैंने अमेंडमेंट्स जो है वो अच्छे से कवर कर लिए थे लास्ट मोमेंट पर। तो पेपर डील करना, पेपर बहुत टफ था क्योंकि, बट जिसने अमेंडमेंट्स अच्छे से करे थे, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, उसके लिए पेपर पास करना इतना मुश्किल नहीं था। सो वो पेपर भी मेरा निकला और ऐसे करके सीए फाइनल को रिस्क पर लेकर मैंने अपने दोनों ग्रुप्स जो है वो सीए फाइनल के विद इन 40 डेज क्लियर करे। अब आप ये मानोगे कि ऐसा भी हो सकता है, लाइक इतना कम कोर्स कवर करके भी हम पास हो सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये बोलूँगी कि अगर अभी हमारे पास, मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 40 डेज है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं गिव अप कर दूँ और हार मान के बैठ जाऊँ और नेक्स्ट अटैम्प्ट देखूँ अपना कि इस अटैम्प्ट में क्लियर करेंगे, या तो फिर मैं रिस्क लूँ और रिस्क लेकर अपनी एग्ज़ाम्स कैसे भी कर क्लियर कर बताऊँ। मैंने उन 40 दिन के विद इन में बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा। मैं लाइक लिटरली 4 से 5 घंटे सोती थी दिन के, तब भी मुझे नींद नहीं आती थी उतनी अच्छे से। मैं खाते वक्त, मतलब हर वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कैसे भी कर इस बार क्लियर करना है। और मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है ना, तो आप डेफिनेटली कोई भी काम कर सकते हो। मैं ये मानूंगी कि ऑफकोर्स लक फेवर्ड मी। काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप लक की वजह से पास हुए हो, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। तो मैं, माय डियर, मैं आपको बता दूँ कि लक भी सिर्फ उन्हीं को फेवर करता है जो कि खुद को फेवर करते हैं। आपको क्या पता आपका भी लक हो, तो आप कभी भी हार मत मानो और अपना पूरा बेस्ट दो। और हमेशा याद रखो कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो डिसीजंस है, छोटे छोटे डिसीजंस, कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने चाहिए और उस पर पूरा विश्वास रखकर आप पढ़ोगे तो आपसे ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजीज़ की वीडियो भी मैं डेफिनेटली आपके लिए लाने वाली हूँ। जो पेपर का एनालिसिस मैंने करा है, जो एक्सपीरियंस से मेरी बात है, वो बहुत सारी शेयर करूँगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।